Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, आज जो है हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम जो है अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोग घर से बहुत दूर हो जाते हैं, हम लोग जो है बेसिकली अपनी अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें बहुत बॉदर करती हैं, जो हमें बहुत बुरी लगती हैं वो, और तो हम लोग वहाँ पे काम भी नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में करते रहते हैं। और इसी तरह से ऐसा होता है कि कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशन की कुछ चीज़ें अच्छी हो लगती हैं और हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं, भले ही हमें सैलरी पैकेज कम मिले, ये सारी जो मॉनेटरी फैक्टर्स अगर कम भी रहते हैं तब भी वी आर ओके विद इट। तो ये जो है वो बेसिकली कहलाता है आपका क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, यानी कि आपको किस तरह का माहौल मिल रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके काम का जो बेसिकली उसका कंटेंट है वहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका इन्वायरमेंट, आपका जो रिवॉर्ड सिस्टम है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल क्या इफेक्ट डाल रही है आपके काम के ऊपर, तो बेसिकली उसकी क्वालिटी क्या है हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो ना हो, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, सपोज कीजिए, तो अगर हम ऐसे माहौल में काम करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, जहाँ पे हमारी चीज़ों पे ध्यान नहीं रखा जाता हो, तो क्या हम लोग डेवलप कर पाएंगे? कभी नहीं। तो यही रीजन है कि क्वालिटी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे हो, वर्किंग लाइफ की जो क्वालिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है एक अच्छा पे पैकेज मिलना चाहिए, आपको फटीग और मोनोटोनी से बचाने के लिए आपको अलग अलग तरीके के जॉब डिजाइन होने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट की क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ की, तो आप देखोगे कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है। इट रिफर्स टू द फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस ऑफ अ टोटल जॉब इन्वायरमेंट फॉर द पीपल, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहाँ क्या आपके लिए अच्छा है, आपके फेवर में है, और क्या चीज़ वहाँ पे बुरा है, तो वो जो आपके फेवर में नहीं है। तो बेसिकली क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ओवरऑल वही चीज़ें होती है, दोनों को मिला करके होती है। आपकी वर्क लाइफ में अगर कुछ फेवरेबल है तो इसका मतलब आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी वर्किंग लाइफ अच्छी है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बॉदर करती हैं, आपको फेवर नहीं करती, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, यानी हम लोग कहेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो बहुत खराब है। ठीक है। फिर आता है इट इज डिग्री ऑफ विच वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू material and psychological well-being of its members। तो आप ये देखोगे कि क्या होता है, ये एक डिग्री है, हम लोग यहाँ पे एक मेजरमेंट कर रहे हैं ऑफ विच वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू मटेरियल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ इट्स मेंबर्स। मटेरियल की अगर बात करें वेलबींग की, तो यहाँ पे बेसिकली बिलोंग हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिफर कर रहे हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स को। और साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करें तो वहाँ पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे बेसिकली हमारे दिमाग पे असर डालता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आपका सुपीरियर है, अगर आपके सुपीरियर का जो व्यवहार है आपके प्रति अच्छा है, तो वो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रमोट करता है, हम लोगों को बेसिकली मोटिवेट करता है वहाँ पे काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे आपको किसी भी अपने सबऑर्डिनेट या आपके सुपीरियर से आपके कॉलीग्स का जो व्यवहार है वो खराब मिले, आपको अपने काम के प्रति जो है आप अपने डेडिकेटेड हो लेकिन आपको उसके बदले में आइडेंटिटी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग खराब हो जाएगा, आपके दिमाग पे असर पड़ेगा, आपको आपका मोटिवेशन लेवल, आपका मॉरल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो यही चीज काम है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, बेसिकली यही सारी चीजें मेजर करता है। फिर इट हैज अ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है एम्प्लॉय की मेजर कर रहा है, और उनका क्या असर होता है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे। अगर आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अच्छे होंगे, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगेगा, आपका मॉनेटरी रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, हर चीजें वहाँ पे अच्छी होंगी, तो ऑफकोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बिकॉज आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें वहाँ पे खराब मिल रही हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, बिकॉज आपका मोरल लेवल डाउन हो जाएगा, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा।
फिर इट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जॉब इज मोर देन अर्निंग money and human being are not the machine to get the work done. तो बेसिकली क्या था कि जो है ये किस फैक्ट पे जो है बेस्ड है कि जो ह्यूमन है, ठीक है, वो हमेशा पैसे से ज्यादा सोचते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको पैसे प्रोवाइड कर रहे हो काम के बदले में तो वो खुश रहेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको बेसिकली चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको ह्यूमन बींग समझा जाए, ना कि मशीन। हमने पढ़ा था ना एल्टन मायो के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या यही था कि एक एम्प्लॉय को मॉनेटरी रिवॉर्ड से कुछ ज्यादा चाहिए होता है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए होता है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसको सोशलाइजेशन चाहिए होता है, यानी कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसके साथ लोगों के साथ उसकी बने और उसको एक पहचान मिले अपनी काम के प्रति। तो ये जो सारी चीजें थी, मतलब उसको अच्छा लगता है अगर वो इम्पोर्टेंट फील करता है अपने आप को, ठीक है, अगर उसको ये लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तो उसको ये चीजें अच्छी लगती हैं। वो ह्यूमन बीइंग है, ही इज नॉट अ मशीन, ठीक है ना, वो मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो उसके लिए जो ह्यूमन के सारे कंसेप्ट है, ह्यूमन रिलेशन के जो सारे अप्रोचेस है उसके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। और उसको पैसे से ज्यादा चाहिए होता है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, उसको रिकॉग्निशन चाहिए होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जगह हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग डिटरमिनेंट्स की बात करें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को दर्शाती हैं। मतलब उसको अगर हम लोग किस चीजों के बेसिस पे कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो बंदे की अच्छी है, किसी एम्प्लॉय या किसी वर्कर की क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है, तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जॉब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जॉब इन्वॉल्वमेंट कैसा है उसका। अगर हम लोग आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन के बारे में, तो पहले क्या होता था कि पहले हायरार्की ज्यादा चलती थी, पहले डिक्टेटरशिप टाइप का होता था, यानी कि बॉस ने जो कहा वो एम्प्लॉय को करना है, उसने जो रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, जो ऑर्डर्स दे दिए वही चीजें करनी है। लेकिन आज की डेट में चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। यहाँ पे जब कोई डिसीजन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे हमेशा एम्प्लॉय को भी कंसीडर किया जाता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, आप तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी, बिकॉज जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय को भी लगता है ठीक है मेरी यहाँ वैल्यू, मेरे डिसीजंस को वैल्यू दी जा रही है, मुझे भी पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी होगी अगर जॉब इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो लो होगी। फिर होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मैटर करती हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके कॉलीग, सुपीरियर, साथ ही साथ आपके बाकी सारे रिवॉर्ड्स क्या क्या है। तो ये सारी चीजें अगर अच्छी है, ठीक है, तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है तो यानी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आपको मिल रही है, तभी ना जॉब सेटिस्फैक्शन है। अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जॉब सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी, यानी आपका काम वहाँ पे अच्छा नहीं है, वहाँ पे चीजें अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में ही एब्सेंटिज्म बढ़ता है, टर्नओवर्स होते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं। हमने ग्रीवांसेस के बारे में पढ़ा तो क्या हुआ, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता तभी ग्रीवांसेस होते हैं बेसिकली। तो जॉब अगर जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, आपको अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन करनी है तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करो, आप ग्रीवांसेस को कम करो, एम्प्लॉयज को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दो। तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग एचआर मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको ऐसा जो है बेसिकली आप प्रॉपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, सो दैट कि उनकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो। और अगर उनकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उनकी क्वालिटी जो है वर्किंग लाइफ की वो बेटर होगी, बिकॉज वो नए नए स्किल्स जानने के कारण जॉब को बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अगर उनकी कॉम्पिटेंसी कम होगी तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी जो है वो पुअर होगी। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो आपका ये ओवरऑल मीनिंग आप ये चीज समझ रहे हो, क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ यानी कि आपका कामकाजी जीवन, और उसकी क्वालिटी क्या अच्छी है कि बुरी है। अच्छी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर खराब है तो एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, आपका मोरल लेवल जो है, आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होगा, ठीक है। और कौन कौन सी चीजों की वजह से क्वालिटी अच्छी होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जॉब में। तो ये जो सारी चीजें होंगी ये बेसिकली आपकी आती हैं, डिटर्मिनेंट्स होती है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की।
चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए, अब आती है डायमेंशंस की बात। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि जो एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के वो क्या क्या हैं और किन्होंने इसको दिया। तो इसको दिया था रिचर्ड वॉल्टन ने, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला है कि जब भी किसी का नाम आता है, कोई भी टर्म आता है, कोई डेट आती है, कोई सेक्शन आता है, तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। बिकॉज आपको किसी भी तरीके के एग्जाम्स में, आज के यूजीसी नेट में तो बेसिकली डायरेक्टली पूछ ही आपसे लेते हैं, और भी एग्जाम से पूछ लेते हैं सेक्शंस के बारे में, या ये थ्योरी किसने दी, ये टर्म किसने कॉइन किया, और ये टर्म को किसने इवॉल्व किया। आपको दोनों चीजें देखनी होती है कि टर्म को किसने दिया और उसको किसने बढ़ाया आगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखनी है यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो या किसी महारत्ना के एचआरएम का एग्जाम दे रहे हो, तो आप हर चीज के लिए आप ऐसे प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें सबकी बराबर होती हैं, बिकॉज ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और आपका एचआरएम का जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं। इसमें कुछ भी आपके एक्स्ट्रा से नहीं है कि जो किसी एग्जाम में कवर होने की चांसेस कम रहे। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो। और अगर एमबीए स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली पढ़ो यार, आगे भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो डायमेंशंस जो है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की वो क्या है, रिचर्ड वॉल्टन ने दिया था। तो इसमें हम लोग, इसमें 8 आपके आते हैं डायमेंशंस। पहला क्या आता है, एडुकेट एंड फेयर कंपनसेशन। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन करके रखनी है, तो आपको सबसे पहले उनको एडिक्वेट एंड फेयर कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपके चाहे वो कोई भी जेंडर के हो, कोई भी रिलीजन के हो, अगर उनकी स्किल सेट बराबर है, अगर उनका काम बराबर है, उनकी जॉब प्रोफाइल बराबर है, तो आप उनको कॉम्पनसेशन भी बराबर दोगे। ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल है तो आप उनको कम दो, या बच्चा है अगर मतलब कम एज का है, फ्रेशर है, तो आप उसको एकदम ही कम दे दो, भले उसका काम आप बहुत अच्छे से ले रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है, अदरवाइज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव नहीं होगी। फिर आता है सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका कोई ऐसा काम है जो कि बहुत हजारडस है, अगर आप कोई मशीनरी है जो एम्प्लॉय को, वर्कर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड करो, एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो। हेल्दी वर्किंग कंडीशन में और भी चीजें आती हैं, जैसे हाइजीन मेंटेन करना है आपको, स्पिटून्स, वॉशरूम्स, ये सारी चीजें, बाकी आपकी एम्बुलेंस वगैरह। तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं ना, ये आपको वहां पे लेकर के चलनी है, वहां पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रखना है, सो दैट कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को अवेलेबल करा सको। और सेफ्टी और हाइजीन अगर रहता है, हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, तो डेफिनेटली एब्सेंटेंस कम हो जाएगा। बिकॉज अगर एम्प्लॉय बीमार नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉय को कुछ होगा नहीं, तो डेफिनेटली वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कंटिन्यू करेगा। फिर नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी टू यूज एंड डेवलप ह्यूमन कैपेसिटीज। आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड उनको करनी है, सो दैट कि जो उनकी कैपेसिटीज है आप उसको यूज कर सको। अगर किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल आपको नजर आती है, तो आप उस वर्कर की, उस एम्प्लॉय की स्किल को कहीं अच्छी जगह यूज करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, यूटिलाइज करो। इससे क्या होगा कि इससे उसका भी डेवलपमेंट होगा, आपका भी काम बन जाएगा, और साथ ही साथ उसके लिए एक अच्छी वर्किंग लाइफ जो है हो जाएगी। फिर अगर बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर करियर ग्रोथ, आपको अभी आज की डेट में क्या हो गया, पहले तो लोग सिर्फ पैसे पे ध्यान देते थे, आज की डेट में ये है कि आपके करियर में ग्रोथ होनी चाहिए। यानी अगर आप इस डेजिग्नेशन पे आ रहे हो, तो आप धीरे धीरे जो है वो बढ़ते चले जाओ। हर कोई इसी लिए चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग भी पहले, हम लोग ने अपनी स्कूलिंग खत्म की, ग्रेजुएशन खत्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया, पीएचडी कर रहे हैं। तो इसका क्यों, बेसिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे करियर में ग्रोथ हो। तो सेम चीज अगर आपके यहाँ कोई वर्कर काम करता है, कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो वो भी चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो आपको उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है आगे बढ़ पाए। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहा है, एक ट्रस्ट करके जुड़ रहा है, एक सोच रहा है कि हाँ उसको भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। फिर नेक्स्ट आता है सोशल इंटीग्रेशन इन वर्कफोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एल्डन मायो की थ्योरी में पढ़ा था, अप्रोच में पढ़ा था कि आप एम्प्लॉयज को, ऐसा नहीं है कि आप उनके बीच में एकदम की बातचीत बंद है, दोनों को एकदम अलग अलग सबको कर दो। अगर वो ह्यूमन बींग्स है, एक दूसरे से इंटरेक्ट जरूर करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा माहौल बना करके रखो, टीम वर्क का उनको बेसिकली आप चांसेस दीजिए।
तो इससे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाते हैं, वो साथ में काम करना सीखते हैं और टीम वर्क से अल्टीमेटली जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता है। नेक्स्ट आता है कंस्टिट्यूशनल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो कंस्टिट्यूशनल वर्क ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं आप उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। अगर आपको किसी को कोई रिवॉर्ड देना है या और भी चीज़ें, प्रमोशन, ट्रांसफर की जो सारी चीज़ें, तो इनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस उनके हिसाब से काम करो। ऐसा ना करो कि फेवरेटिज्म के हिसाब से आपने किसी को सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी, बाकी को नहीं दी। यहाँ पे आप रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट में गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में गए, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो एम्प्लॉय है उसको वहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ग्रीवांसेस आने लग जाएंगी, वर्किंग जो लाइफ है उनकी उसकी क्वालिटी घटने लग जाएगी। तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। फिर आता है वर्क एंड पर्सनल लाइफ। आपको ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क लाइफ बैलेंस में। आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको अपने यहाँ ही काम रखोगे। आपको उसकी खुद की भी पर्सनल लाइफ है। अल्टीमेटली हम लोग सारे लोग पैसे क्यों कमाते हैं? अपने अच्छे जीवन के लिए, अपनी फैमिली के अच्छे जीवन के लिए। लेकिन अगर उस फैमिली के साथ हम लोग टाइम ही नहीं गुजार सकते, अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर सकते, आप हमें हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हो, काम आप बिल्कुल काम ही करा रहे हो, हमें घर जाने ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चल पाएगा ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ को भी आप पर्सनल रहने दो। अगर वो छुट्टी लेता है, छुट्टी वाले दिन है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसको डिस्टर्ब कर दो, इतना काम दे दो। अच्छा, आज की डेट में यही होता है, हम लोग अपना ऑफिस का काम जो है घर पे लेके जाते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये वर्क लाइफ को खराब करती है और एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल रिलेवेंस ऑफ वर्क्स। अभी जो है, आपको अगर आपसे कोई काम ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप एम्प्लॉय को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि जो वो काम कर रहा है उसकी सोशल रिलेवेंस हो, लोगों के बीच में उसकी पहचान हो, रिकॉग्निशन हो। बिकॉज आगे जो आप पढ़ोगी, हम लोग मोटिवेशनल थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखोगे कि भी हमारी नीड है। एक टाइम के बाद हमारे मॉनिटरी रिवॉर्ड्स और हमारे सोशल इंटरेक्शन के बाद ना, ये जो सोशल रिलेवेंस होता है, लोगों के बीच में हमारी क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके काम को इम्पोर्टेंस दो, उनको कुछ स्किल्स एबिलिटीज ऐसी प्रोवाइड करो कि उनके काम की भी इम्पोर्टेंस हो। तो ये सारी चीजें आप अगर आप उन्हें देते हो तो ये उनकी एक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगी। और ये सारी डायमेंशंस किसने दिए थे? रिचर्ड वॉल्टन ने। तो आपको ये जो नाम है वो बिल्कुल याद रखने, ठीक है। तो ये आपके डायमेंशंस हो गए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत है, मूल मंत्र हैं जो आपको फॉलो करने हैं वर्किंग लाइफ को बैलेंस, आपको क्वालिटी उनकी मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी। आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, उनके अंदर कोई भी एंग्जाइटी है, किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, कोई डेंजर, डैमेज या लॉस, इन सारी चीज़ों से प्रोवाइड करोगे। जैसे अगर मशीन से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कुछ खतरा है, कोई एक पर्टिकुलर जो कम एज का लड़का है, कम एज का कोई एम्प्लॉय वर्कर है आपका, तो आप अगर उसको किसी चीज़ से डैमेज और लॉस पहुंच सकता है तो आप यहाँ पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, उसकी एंग्जाइटी कम करोगे। एंग्जाइटी कैसे कम करोगे? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इनसिक्योरिटी है अगर जॉब को लेकर के, तो आप उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे कि इनसिक्योरिटी उसकी कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए देनी चाहिए, सिक्योरिटी। सेकेंड आता है इक्विटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल वर्किंग ऑन द सेम लेवल। अगर कोई जो है अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, कोई भी सेम स्किल सेट और सेम लेवल अगर है, तो आप उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, उनका जो पे है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। तो आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स आ गए, अगर आप उसके अगेंस्ट में जाते हो ना तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं आपके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उनको वेजेस, सैलरीज प्रोवाइड करो तो उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर प्रमोशन पॉलिसीज है, ट्रांसफर पॉलिसीज है, तो ये जो पॉलिसीज हैं ये भी जो आपने रूल्स और गाइडलाइंस पहले से बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि आपके फेवरेटिज्म के बेसिस पे या कोई और जो है पर्सनल कोई फैक्टर आप कंसिडर करके करो। फिर आता है इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड पोटेंशियल। जो आपके यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, वो आपके यहाँ का वर्कर है, लेकिन उसके अलावा भी उसकी खुद की आइडेंटिटी है, तो आपको उसको ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसका भी डेवलपमेंट हो सके, उसकी पोटेंशियल, उसकी पर्सनालिटी को हम लोग ग्रूम कर सकें।
और यही रीज़न है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको डेवलपमेंट उनका करते हो, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। ट्रेनिंग से उनका पोटेंशियल इंप्रूव होता है। तो ये चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करनी है अगर क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ आपको इम्प्रूव करनी है। फिर आता है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपको यहाँ पे आप क्या देखोगे कि डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो आपकी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आया, तो ये कंसेप्ट क्यों ही था, बेसिकली इसीलिए था कि आप जो है, हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय और वर्कर के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे आइडियाज हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर हो, तो आप उनको स्पीच, आप उनको अपॉर्चुनिटी दो एटलीस्ट बोलने के लिए। अगर वो अपने व्यूज रखते हैं तो हो सकता है आपका ही बेनिफिट हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो जाए, और साथ ही साथ उनकी भी जो वर्किंग लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज वो लोगों को भी लगेगा ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे भी उतना कंसिडर करता है, मेरे को भी उतना इंपॉर्टेंस देता है। तो आपको ये जो है, ये प्रिंसिपल्स जो है मैं आपको बहुत ध्यान से रखने हैं अपने, जब भी आपको आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये चीज ध्यान रखोगे क्या, वहाँ सिक्योरिटी, इक्विटी, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं आपकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के, आप इसको जो है मेंटेन करके चलोगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। ठीक है, अगर क्या क्या जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिसमें आपके 4 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयर, फिर दूसरा आपका होता है यूनियन एंड वर्कर, तीसरा है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है गवर्नमेंट। तो ये जो चारों लोग हैं, ठीक है, चारों ग्रुप्स हैं, इनका क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि ये जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने डिफाइन की थी, ये डिफाइन की थी द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने, ठीक है ना, 1981 में। तो आपको ये एक और देखिए, एक और आपका क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अलग अलग ग्रुप्स की क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ के लिए प्रति, तो ये किसने जो है आपको दी थी, किसने डिफाइन की थी, तो आप कहोगे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 1981 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की। तो एम्प्लॉयर्स क्या क्या कर सकते हैं अगर उनको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन करके चलना है, तो एम्प्लॉयर्स क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑल फिजिकल एमिनिटीज लाइक सेफ्टी एंड हेल्थ। अभी हम लोग ने वही बात की थी कि जो फिजिकल एमिनिटीज है, लाइक सेफ्टी है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। फिर नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉय कोई भी डिसीजन वो लोग ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जिसमें एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आप कोई चेंजेस लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप वहाँ एम्प्लॉय से भी बात कीजिए, वर्कर्स से भी बात कीजिए, उनका भी सजेशन लीजिए। हो सकता है कुछ आउट ऑफ बॉक्स, कुछ नया आइडिया, कुछ अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया जो है वो आ जाए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी एक जॉब सेटिस्फैक्शन का पार्ट बन जाएगा, उनको वर्क लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। फिर आता है ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वर्क डिजाइन। टाइम टू टाइम आप नई नई टेक्नोलॉजी और वर्क डिजाइन को भी रिन्यू कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जॉब जो है बोर्डम ना क्रिएट करे, मोनोटोनी ना हो जाए। ठीक है, और तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। री एग्जामिन अमेंड द पॉलिसीज टाइम टू टाइम। जब आपके एक्ट्स में अमेंडमेंट आते हैं, आपके हर चीज में अमेंडमेंट आते हैं, तो आपको जो है अपनी पॉलिसीज में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, चेंजेस थोड़ा सा ला सकते हो टाइम के अकॉर्डिंगली। जो टाइम का डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा आप चेंज उसको करते रहो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक पॉलिसी चली आ रही है तो आपको हमेशा से वो फॉलो करनी है। फिर आता है बिल्ड फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट। आप उनके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप उनको इतनी आज़ादी दे दे रहे हो कि बिल्कुल वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे केस में निगेटिव इफेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट मतलब है कि कंट्रोल में रखो, लेकिन उनको एक फ्रीडम दो जिससे कि वो अपनी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से कर सकें। जैसे कि अगर हम लोग उनको फ्लेक्सी टाइम दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उनसे काम नहीं करवा रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, बस वो अपनी तरफ से फ्री हो गए। जो अपनी तरफ से उनके एक्सक्यूजेस रहते हैं, जैसे कि घर में कुछ और किसी की प्रॉब्लम चल रही है तो उसके वजह से जो एक्सक्यूजेस रहते हैं, विमेन के साथ प्रॉब्लम रहती है बच्चों की वजह से, घर में काम की वजह से, तो ये जो सारी चीजें है ना, इसको वो मेंटेन कर पाए, बैलेंस कर पाए और अपने काम को बैलेंस कर पाए। हम लोग को तो अल्टीमेटली अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको तो काम चाहिए ना, वो कैसे भी करे, तो आप उसको इतना थोड़ा फ्रीडम दो, फ्लेक्सिबिलिटी दो, जिससे कि वो आपका काम कर सके और अपनी चीजों को भी बैलेंस कर सके।
आप तो ये बात कही कि ये एम्प्लॉयर क्या क्या कर सकता है। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनियन क्या क्या करेगी। तो यूनियन और वर्कर मिलके क्या क्या करेंगे, तो वो मेक वर्कर अवेयर ऑफ देयर राइट। यूनियन का काम क्या है कि एक एजुकेशन भी उनका एक पार्ट होता है कि वो वर्कर्स को उनके राइट्स के बारे में पढ़ाए। अगर वो उनके राइट्स के बारे में उनको पढ़ाते हैं, उनको पता है कि क्या, वर्कर को पता भी चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है या क्या चीजें हैं जिसके लिए वो डिमांड कर सकते हैं, अपने राइट्स रख सकते हैं। तो ये चीजों के लिए कौन अवेयर कराएगा, यूनियन अवेयर कराएगी। फिर लुक वेज टू कोलैबोरेट विथ मैनेजमेंट। यूनियन को देखना है कि वो कुछ तरीका ढूंढे जिससे वो मैनेजमेंट के साथ कोलैबोरेट करे। अगर मैनेजमेंट और यूनियन एक रहेंगे ना तो वर्कर के लिए लाइफ अच्छी बनेगी। तो ये चीजें जो है यूनियन को देखनी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा झगड़ा ही करे जाके मैनेजमेंट से। उनको उनको क्या करना है, उनसे बात करनी है, चीजों को एक प्रॉपर तरीके से अपनी अपनी चीजों को सामने रखना है जिससे कि वर्कर्स की लाइफ इंप्रूव हो सके। अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। इसमें जो है उनको क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की जो प्रोसेस है उसको इंक्लूजन यानी कि वर्कर्स को भी इंक्लूड करना है चीज़ों में, जिससे कि उनका भी पार्टिसिपेशन होगा तो चीज़ें और अच्छी होंगी। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ टू वर्कर्स। वर्कर्स को जो है QWL यानी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का बेनिफिट बताना, उनको रिलेवेंस बताना उसका, ये किसका काम होता है, यूनियन का काम होता है। फिर सेटिस्फाइड नॉन मॉनिटरी नीड्स ऑफ वर्कर। नॉन मॉनिटरी नीड्स क्या क्या होती है, सेफ्टी होती है। कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वर्कर सबसे ज्यादा सेफ यूनियन के पास महसूस करता है। तो यूनियन का काम है कि जो नॉन मॉनिटरी नीड्स है जैसे सेफ्टी हो गई, और कुछ एजुकेशंस भी होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ तरीके की स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये जो सारी चीजें वो कौन प्रोवाइड करे, यूनियन प्रोवाइड करे वर्कर को। अगर वो ऐसा करता है तो वर्कर की जो है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों की बात हो गई। अब आती है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस बने होते हैं, वो कैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन UWL, उनका क्या काम है, वो वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, और थोड़ी उनकी कुछ ट्रेनिंग्स करा सकते हैं, कुछ गेम्स वगैरह करवा सकते हैं, तो जिससे उनको भी एक अच्छा कल्चर मिलेगा। इनिशिएट स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली वो नई नई चीजें उनके सामने आएंगी और उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। फिर आता है डेवलप कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज बढ़ाने में भी जो है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प कर सकती है। डेवलप स्पेशल प्रोग्राम फॉर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए भी जो अलग अलग लेवल्स पे लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकती है। इससे क्या होगा कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी प्रोवाइड होगी, उनको चीज़ों को हैंडल करना समझ में आएगा, प्रॉब्लम को टैकल करना समझ में आएगा, और इससे जो है वो चीज़ों को वहाँ अच्छा एक इन्वायरमेंट जो है वो बना सकते हैं, चीज़ों को मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं डेवलप नेटवर्क फॉर स्प्रेडिंग क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। अब ये काम एक इंसान तो कर नहीं सकता। अभी इसको करने के लिए कौन कौन चाहिए, इसको करने के लिए पूरा नेटवर्क डेवलप करना होता है। ये नेटवर्क कौन डेवलप कर सकता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकती है, अलग अलग लोगों को ला सकती है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प कर सकती है। तो ये जो हम थे एम्प्लॉयर्स के काम हमने डिस्कस कर लिए, यूनियन एंड वर्कर्स के काम डिस्कस कर लिए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काम डिस्कस कर लिए। अब आते हैं गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम, इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, डेफिनेटली किसी लॉज और पॉलिसीज को फ्रेम करना। तो गवर्नमेंट सबसे पहले ऐसा कुछ लॉज बना सकती है, पॉलिसीज बना सकती है जिससे कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या हो, इम्प्रूव हो सके। फिर फैसिलिटेट ऑटोनॉमी एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। कुछ ऑटोनॉमी और एक्सपेरिमेंट्स जो है वो प्रमोट कर सकती है। तो इसके लिए भाई जो फंड चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर सकता है, वो बेसिकली आपको प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। फिर आता है फास्ट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर्स। तो अगर करेक्टिव मेजर्स हैं कुछ, तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करा सकता है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करा सकती है। बिकॉज इतना जो चीजें हैं रूल्स रेगुलेशंस के साथ इम्प्लीमेंट कराना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बस की बात है। बाकी लोगों की तो बात कोई इतना सुनेगा नहीं जब तक वो प्रॉपर लीगल नहीं बन जाता। तो ये जो है गवर्नमेंट ये चीजें कर सकती है। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो होता है इनकरेज टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब जो है गवर्नमेंट बता सकती है कि भाई वो कौन सा एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेट रिसर्चर टू वर्क ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ।
अब हमने बात तो कर ली कि हम लोग रिसर्च करवा सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च को प्रमोट क्यों करेगा? बिकॉज आपको भी पता होगा कि रिसर्च करने में पैसे बहुत लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रमोट कर सकता है, कौन फंडिंग कर सकता है? ये गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने 1981 में ये सारे काम दिए थे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी एम्प्लॉयर्स को, यूनियन वर्कर्स को, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, कि वो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ अगर जो है इम्प्रूव करना है, बेटर बनाना है, तो वो ये सारी जो है टेक्नोलॉजी, ये सारी जो हैं टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब आपका ये, अगर अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेक्निक्स पे, तो टेक्निक्स कौन कौन से यूज होते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? अब हमने तो अपनी बातें बोल दी कि ठीक है ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं। नॉर्मली कैसे किया जा सकता है, कैसे हम लोग वर्किंग लाइफ को अच्छा बना सकते हैं? तो सबसे पहला, इंसान किससे परेशान होता है? जॉब से परेशान होता है, तो जॉब को हम इनरिच कर सकते हैं। इनरिच का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं, इनरिच का मतलब एडिशन तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो, आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ राइट भी दो। इसीलिए कहते हैं कि जॉब इनरिचमेंट ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, यानी कि आप उसको राइट दे रहे हो अपने से ऊपर के लोगों का भी, और आप उसको काम उसका बढ़ा रहे हो, राइट भी दे रहे हो, तो इससे उसका मोटिवेशनल लेवल हाई होता है ना। अब सपोज कीजिए जब हम लोग स्कूल में थे, तो हमें टीचर्स अगर कभी जिम्मेदारी देके जाती थी कि ठीक है तुम मॉनिटर हो क्लास के, अगर कोई बच्चा हल्ला करता है कोई, तो तुम उसको डांट सकते हो, ठीक है, पनिशमेंट दे सकते हो, नहीं तो उसको तो खड़ा करके रखना, मैं आके फिर लिखूंगी। तो वहाँ पे हम लोग कितना इंपॉर्टेंट फील करते हैं, बिकॉज हम लोग को लगता है हम लोग टीचर के थोड़ा बराबर होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जॉब इनरिचमेंट हो गई, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको हमें कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ एक ऊपर का राइट भी मिल गया, ठीक है, अपने से ऊपर का राइट भी मिल गया। तो ये जो है, अगर आप ये वर्कर को प्रोवाइड करते हो, तो उसकी जो है ना, उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वर्किंग लाइफ उसकी अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है बाय फोकसिंग ऑन करियर डेवलपमेंट। अभी हमने बात की कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके आता है तो करियर को बढ़ाने के लिए आता है, तो आप उसको फोकस करो उसके डेवलपमेंट पे, उसके करियर डेवलपमेंट पे, ठीक है। फिर आता है फ्रीडम टू वर्क। आप उनको जो है काम करने के लिए आज़ादी दो। ऐसा नहीं है कि आप उनको हमेशा ही ऑब्जर्वेशन में रखो, थोड़ा सा उनको फ्री छोड़ दो। तो थोड़ा सा जब आप उनको फ्री छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो वो जब अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे ना, तो हो सकता है वो बेटर करें। अगर आप उनको हमेशा सुपरवाइज करते रहोगे तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेना जो है वो भूल जाएंगे। फिर आता है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। हमने बात की थी वही चीज़ की, एम्प्लॉय को कोई आप डिसीजन लेते हो तो एम्प्लॉय का जो है पार्टिसिपेशन आप लोग जरूर लो। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, और साथ ही साथ उनसे एक अच्छे नए आइडियाज भी आपको मिल सकते हैं। फिर आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बेसिकली अगर आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो, जॉब सिक्योरिटी आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनको नई अपॉर्चुनिटीज दो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो ये सारी चीजें करने से उनको क्या होगा कि उनको लगेगा कि ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, मुझे और अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन मुझे रखना चाहती है। तो अगर ये चीजें जो है उनके पास रहती हैं, तो वो उनका जो है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, बिकॉज मोरल इम्प्रूव होगा। फिर आते हैं, हम लोग बात करते हैं फेयर ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो सब आपके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फेवरेटिज्म कर रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो, आप उनसे फेयर ट्रीटमेंट दोगे। तो बेसिकली हम लोग इसी को परेशान होते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि कोई हम लोग के बॉस हैं भाई, वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते, मेरे दूसरे कॉलीग से अच्छे से बात करते हैं, उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो सपोज करो आपको इतना बुरा लग रहा है, अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप भी फेयर ट्रीटमेंट करो सबके साथ, उनको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, उनका डिसीजन को सुनो, उनकी बातों को सुनो, उस पर ध्यान दो, तो उनको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, राइट्स दो। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग करते हैं तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ को हम लोग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक तो हम लोग ने वर्किंग लाइफ के बारे में पढ़ा। अब जो है आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपका एक टॉपिक है बेसिकली, जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ का ही पार्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस जो मैंने आपको बताया कि अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ,
इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना, बेसिकली ये आपका होता है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। फिर इट वॉज कॉइन्ड इन 1986, जो ये जो टर्म है ना वर्क लाइफ बैलेंस का, ये 1986 में कॉइन हुआ था। 1986 में कॉइन हुआ था यूएस में। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसको बता सकते हो कि 1986 में ये जो टर्म है वो आया। फिर वर्क लाइफ बैलेंस इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग करियर डिमांड्स विथ पर्सनल एंड फैमिली नीड्स, मतलब कि अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए आप वो तो ले रहे हो, लेकिन फैमिली की जो नीड है, ठीक है, आप उसको भी जरूरत में रख सकते हो। अगर वो चाहती है कि भाई आप इस टाइम पे अवेलेबल रहो उनके पास, अगर कोई घर में कोई चीजें हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या कोई डिसीजन है, ठीक है, या कोई ऐसी कैजुअलिटी होगी तो आपको उनके पास रहना है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कैजुअलिटी होगी और अब कहीं और ही हो, अब ऑफिस की मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कैसे आप कह दो कि नहीं मैं नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये जो सारी चीजें हैं वर्क लाइफ बैलेंस को हम लोगों को मेंटेन करके चलना है। फिर इट इज अ स्किल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस इन करियर एंड सक्सेस एज अ स्पाउस एंड एज अ पेरेंट। तो ये जो बेसिकली है ना, आपको ये क्या करना है कि आपको ये समझना है कि सक्सेस इन करियर और सक्सेस एज अ स्पाउस एंड पेरेंट में डिफरेंस होता है। अगर आप अपने करियर में बढ़ गए लेकिन और आपने सोचा कि मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू मेंटेन टू बोथ ऑफ द थिंग्स, right? You have to maintain your career, you have to get success in your career, as well as you have to be successful as a spouse, as a parent, as a sister, as a brother, and as a everything. ओके, तो आपको रिलेशन को अपने और अपने जो करियर को दोनों को साथ में मेंटेन करके चलना है। दोनों में आप सक्सेसफुल होते हो तभी आप एक पर्टिकुलर एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने घर बार को छोड़ दिया एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल, भले आप करियर में आप कहीं के बहुत बड़े कंपनी के सीईओ बन जाओ, you have to take care of your family also. Then it is necessary to take charge of responsibilities and share the load when required. Also do not carry office home. और ये बहुत important है कि जो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, अगर आप उसको चार्ज उसको ले रहे हो, ठीक है, तो शेयर लोड को शेयर भी करो। जब जो कोई काम आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, और काम ज्यादा हो रहा है तो उसको शेयर करो लोगों के साथ। तो ऐसा क्या होगा, कई बार होता है ना हम सोचते हैं कि नहीं हम अकेले कर लेते, भाई हमारा नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपके ऊपर लोड बढ़ रहा है तो आप अपने अपने साथ आप मजाक कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ के साथ मजाक कर रहे हो, बिकॉज आप अपने ऊपर स्ट्रेस ले रहे हो, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं छोड़ दे रहे हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, अपने काम को शेयर करो, इससे आप लोगों का भी काम हल्का होगा। और आप जो है दूसरी चीज है कि अपने काम को घर पे लेके मत जाओ। वैसे तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको मेंटेन करके चलें। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करे, ना कि उनको इतना काम दे दो कि उनको उनका जो पर्सनल लाइफ ही एकदम खत्म हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं तो जैक वेल्क ने एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस कौन कौन सी थी? कंपार्टमेंटलाइज, लर्न टू से नो, मेक श्योर योर वर्क लाइफ बैलेंस प्लान डज नॉट लीव यू आउट, ठीक है। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है कि कंपार्टमेंटलाइज मतलब करना है जो इंपॉर्टेंट काम है ना आप उनको डिवाइड कर दो, ठीक है। जो पहले प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद कौन सा काम हो सकता है, उसके बाद कौन सा काम हो सकता है, तो ये सारी चीजें आप डिवाइड कर दो। फिर तो इससे क्या होगा, आपका काम हल्का होगा। जो प्रायोरिटी है पहले आप उसको कंप्लीट करोगे। इसके साथ साथ लर्न टू से नो, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप उसको जबरदस्ती आपके ऊपर मत लो। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते, जस्ट से नो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो। फिर आता है मेक श्योर योर वर्क लाइफ बैलेंस प्लान डज नॉट लीव यू आउट। अगर आप अपनी लाइफ में एक प्लान बना के, तो हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं बाद में छोड़ देते हैं, तो आपको ये प्लान हमेशा ध्यान में ही रखना है। आपको ये चीजें देख के चलनी है कि आपने अपनी वर्क लाइफ के लिए जो प्लान बनाया है कि ठीक है मैं फैमिली को इतना टाइम दूंगा, मैं ट्रिप पे जाऊंगा, साथ ही मैं ऐसे काम करूंगा, इस पोस्ट पे पहुंचूंगा, तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। तो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस का पार्ट था। अभी वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलते हो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं
डेवलपिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी, अगर आप उसको इतना चांस दे रहे हो कि वो अपनी फैमिली लाइफ को भी मेंटेन करके चल पा रहा है, अपनी वर्क लाइफ को भी मेंटेन करके चल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होगा, बिकॉज उसको लगता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाता है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो वो फिर रुकेगा भी। इम्प्रूविंग लाइफ एट होम, उसकी घर की लाइफ भी अच्छी हो जाती है। डेवलप फीलिंग्स ऑफ वैल्यू अमंग द एम्प्लॉई, उनको जो है एक वैल्यूबल वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको चांस दे रहे हो, आप उसको फेयर चांस दे रहे हो कि वो अपनी लाइफ को मेंटेन करके बैलेंस करके चले। फिर आता है क्रिएट पॉजिटिविटी एंड बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव वाइब्स आती है ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज कोई स्ट्रेस आउट नहीं होता, लोगों को काम करने के बाद आराम भी मिलता है, घर भी जाते हैं, रिक्रिएशन भी होता है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं और परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाता है। फिर होता है डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो उनको भी लगता है कि ठीक है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बिलोंग करते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इनपुट हैं जिनको यूज किया जा रहा है काम करने के लिए। फिर आता है मेंटेन हार्मोनी, हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रीवांसेस जो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं जब इम्प्लॉय स्ट्रेस आउट हो जाता है तभी होते हैं, और ये स्ट्रेस आउट कब होता है, जब उसके वर्क लाइफ में बैलेंस नहीं होता। तो अगर आप ये चीज बैलेंसिंग हो रही है तो डेफिनेटली जो है उसका हार्मोनी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होके रहेगा। अभी एम्प्लॉयर्स की क्या क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉयर के लिए एक गुडविल बनाता है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को चांस दिया कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है, अपनी अपनी काम को भी कर रहा है, अपनी वर्क लाइफ को भी जी, अपनी फैमिली लाइफ को भी जी रहा है, तो डेफिनेटली आपका एक रेपुटेशन जो है अच्छा बनेगा। सिकनेस, एब्सेंटिज्म और लेथार्जी कम हो जाएगी एम्प्लॉय वर्कर्स के बीच में। अगर वो बीमार नहीं पड़ेंगे, एब्सेंट नहीं होंगे, बहुत लेजी नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा ना, क्योंकि वो काम अच्छे से करेंगे। हेल्दी वर्कफोर्स आपकी हेल्दी रहेगी, साथ ही साथ बेटर इमेज इन आईज ऑफ वर्कर्स एंड एक्सटर्नल बॉडी, सिर्फ वर्कर ही नहीं बल्कि जो बाहर के लोग हैं, जो आपके दूसरे स्टेक होल्डर, जो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और भी जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो क्या होगा, वो भी मतलब ना उनके बीच में भी आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। फिर आता है इनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय की जो है प्रोडक्टिविटी वो बेसिकली बढ़ जाएगी। अगर वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी लाइफ में पार्ट है। हम लोग की वर्क लाइफ अच्छी होती है तो अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्टिविटी पे, हमारे परफॉर्मेंस पे अच्छा असर पड़ता है। और अगर हम लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना है, हमें अपना काम में भी सक्सेसफुल होना है, हमें अपनी फैमिली लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है, पर्सनल लाइफ को भी साथ में लेके चलना है। तो अब तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब हमने कवर की। अगर ये सब हमारी हमारी लाइफ में मेंटेन रहती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो है डेवलपमेंट हो सकता है। हम लोग अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज की लाइफ में ये सारी चीजों को प्रमोट करते हैं तो उनका डेवलपमेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपका एचआरडी का। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन रहता है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आप एम्प्लॉय को अपने मशीन की तरह नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करोगे, उनके डेवलपमेंट पे काम करोगे। और कोई भी अगर आपके मन में सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। एंड आप प्लीज गाइज अपने फीडबैक जरूर दो, सो दैट कि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं बिल्कुल उसे कर सकूं। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।